सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Myself Supriya, I am a psychology student. My name is Aruna और I am also a psychology student. My name is Sakshi and I'm a psychology student, final year. ओके सो आज हम लोग आए हैं एक पॉडकास्ट के अंदर। दिस पॉडकास्ट इज अबाउट रिलेशनशिप्स, सो वी आर गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। सबसे पहले टेल अस अ बिट अबाउट योर ओन पर्सनल जर्नी रिलेशनशिप्स के वर्ल्ड के अंदर, आप लोग की खुद की पर्सनल जर्नीज। मैं 2 बार रिलेशनशिप में आ चुकी और दोनों बार ठीक था रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस वगैरह, बट मैं अभी तक उस कंफर्ट जोन में आ नहीं पाई कि मैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग लेके चलूँ। मीन्स यू हैव बीन इन कैजुअल रिलेशनशिप्स? हाँ, काइंड ऑफ, बट आई वाज नॉट लाइक मैनिपुलेटिंग और फीलिंग्स का ऐसे ऊपर नीचे नहीं किया था। मैं तब थी रिलेशनशिप में, तब मैं सीरियस थी, और जब मुझे लगा कि मैं अब और सीरियस नहीं हूँ तो मैंने वहाँ बैकआउट कर दिया था, क्योंकि मुझे नहीं लगा सही कि मैं आगे अगले की फीलिंग्स को थोड़ा ज़्यादा पैम्पर अप कर दूँ और फिर उसके बाद बैकआउट करूँ। तो मैंने टाइम पे बैकआउट कर दिया दोनों टाइम। पर अभी भी रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें हैं, और आजकल का यूथ शायद कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है, वो दूसरे को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है इंस्टेड ऑफ योर ओन सेल्फ। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि तुम खुद को देखो, तुम कहाँ स्टैंड करते हो, और उसको भी देखो कहाँ स्टैंड करते हो। नेक्स्ट। My name is Aruna। तो मैं अब तक रिलेशनशिप में नहीं आई हूँ, बट हाँ मैंने किसी को पसंद किया था और उसको पता था कि मैं पसंद करती हूँ और उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, बट मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा उसके साथ। उसने मुझे होप्स दी, बट एट द एंड उसने मुझे छोड़ दिया झूठ बोलकर। तो अब तक मेरा व्यू रिलेशनशिप को लेके इतना सही नहीं है, बट आई होप कि रिलेशनशिप अच्छा होगा मेरे साथ, और रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सारे रिलेशनशिप खराब होते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। मीन्स देयर इज स्टिल होप। सो नेक्स्ट। My name is Sakshi और मैं अब तक सिर्फ एक रिलेशनशिप में रही हूँ, जो कि मैं एट द एज ऑफ 16 आई थी रिलेशनशिप में। और उस टाइम मतलब जब मुझे उस लड़के ने अप्रोच किया तो मुझे पता भी नहीं था कि एक्चुअल में रिलेशनशिप क्या होता है, या उसके अंदर मेरा परसेप्शन क्या है, या मेरी नीड्स क्या हैं। तो मैंने मतलब कैजुअली ऐसे कैजुअली मैं एक रिलेशनशिप में आई थी, और मेरे जो फर्स्ट 2 इयर्स थे उनके अंदर भी ना हमारी इतनी ज़्यादा ओपननेस थी एक दूसरे के साथ, और ना मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता था, ना उसे मेरे बारे में ज़्यादा पता था, बिकॉज वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप था। बट धीरे धीरे जैसे मतलब हमारी कम्युनिकेशन इंक्रीज़ हुई इन द 3rd और 4th ईयर। मेरा रिलेशनशिप 4 इयर्स का चला था, तो 3rd और 4th ईयर में मतलब जब हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इंक्रीज़ हुई, तो उसे पता लगा कि मेरे व्यूज़ क्या हैं, ओपिनियंस क्या हैं, और एडजस्टमेंट इश्यूज़ होने की वजह से, और मतलब जब हमें पता लगा कि एक्चुअल में नीड्स क्या हैं, और हम जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं हम उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, या फिर दूसरे लोग जो हैं वो हमें स्टिल डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर मेरे रिलेशनशिप में डिस्प्यूट्स आए थे, एंड वहाँ पे फिर मेरा ब्रेक हो गया था रिलेशनशिप से। ओके, आई थिंक यू आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड वन हम सब में से सबसे ज़्यादा। बिफोर द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने तीनों के बारे में एक क्विक फैक्ट जो हमारे लिसनर्स सुनना पसंद करेंगे वो आप बताना चाहिए। कोई भी इंटरेस्टिंग क्विक फैक्ट आप तीनों के बारे में। हमसे रिलेटेड? हाँ, आपसे रिलेटेड कोई पर्सनल फैक्ट। एग्जाम्पल दे सकते, जैसे हम आपसे पूछे कि इस तरह क्या, आप अपने बारे में बताओ कोई क्विक फैक्ट। हमें टैग गीक उस तरीके से, और ये बंदा वियर्ड है। कोई क्विक फैक्ट तुम्हारे बारे में, अपने आप को एक वर्ड में डिफाइन करना है आप लोग। ओवरथिंक, होप्स ज़्यादा रखना। नहीं, रिलेशनशिप के अंदर नहीं, नॉर्मली ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करती है। और आप, दैट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ यू। नहीं, मेरी थिंकिंग मेरे कंट्रोल में रहती है। अगर मैं चाहूँ कि मैं ओवरथिंक ना करूँ तो मुझे बहुत बेस्ट लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं ओवरथिंक करता हूँ, प्रॉब्लम है, ये है वो। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं चाहूँगी तो ओवरथिंक करूँगी, नहीं चाहती तो मैं वहीं अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ। मेरा माइंड है इतना मेरे कंट्रोल। मैं दूसरों के साथ अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करने में इतना ज़्यादा ओपन नहीं हूँ। मतलब जो मेरा सर्कल है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, कि अगर एक फ्रेंड है तो उतना सफिशेंट है मेरे लिए, उसके बाहर मुझे किसी और की नीड नहीं है। मतलब लिमिटेड, बहुत लिमिटेड लोग जो हैं वो मेरी लाइफ में होते हैं। ओके, सो आप लोग कौन सी एडवाइस देना चाहोगे जो आप अपने एक्सपीरियंस से मिली? रिलेशनशिप में
जो आपने थ्रू आउट अपने एक्सपीरियंसेस में सीखा है, ऐसी आप कौन सी एडवाइस किसी और को दे चाहोगे? रिलेशनशिप को जितना ज़्यादा हो सके उतना प्राइवेट रखो ताकि तुम एक दूसरे को समझो। सॉरी एक सेकंड, क्वेश्चन चेंज करते हैं ज़रा। ये वाला क्वेश्चन हम लास्ट के लिए बचा रखा है। तो क्वेश्चन ये है आप लोग का, आपकी फेवरेट कोई विजडम या फिर कोई आपकी दोनों सीख ली आपने, आपकी फेवरेट सीख कौन सी है? योर फेवरेट विजडम जो अपने रिलेशनशिप में अब तक गेन की? किसी भी चीज़ अपने पार्टनर में है, किसी को आप पसंद करते हो, उसके नेगेटिव ट्रेड्स या उसकी जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि बहुत से लोग उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि मैं प्यार करता हूँ तो मैं उन चीज़ों को इग्नोर कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो वो नहीं करना चाहिए। रेड फ्लैग्स, कंट्रोवर्शियल वर्ड। ओके, सो आप दोनों के पास क्वेश्चन रिपीट करना फिर से। कोई भी आपने जो सीख ली हो रिलेशनशिप से जो आपको बहुत पसंद आई हो? मैंने ये सीख लिया है कि मतलब जब भी आप किसी रिलेशनशिप में आते हो तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं। मतलब अपनी फीलिंग्स को लेके श्योरिटी होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप श्योर नहीं हो तब तक आपको किसी रिलेशनशिप में या कमिटमेंट नहीं देनी चाहिए। मेरे लिए पहले उसका बैकग्राउंड देखो वो कैसा है, इन द सेंस उसके फ्रेंड्स के साथ वो कैसा ट्रीट करता है। मोस्ट बेसिकली उससे उसका नेचर पता चल जाता है वो किस टाइप का है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि वो सिर्फ मेरे लिए अच्छा हो, मुझे चाहिए कि उसकी आइडेंटिटी उस टाइप की हो, ताकि मीन्स लाइक वो इंसान आपके ना होने पे भी वैसा ही बिहेव करता है किसी के साथ? हाँ, सिर्फ मेरे साथ नहीं दूसरों के साथ भी अच्छा करे। हाँ, कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे साथ बहुत स्पेशल बिहेव करे, वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट उसका जेन्युइन बिहेवियर इन मेरे को जनरल पता इंसान होना अच्छा होना चाहिए। चाहिए। हाँ, मतलब धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे, एकदम सडन मत करो कोई भी चीज़। अगर तुम रिलेशनशिप में आ रहे हो, टाइम लो अच्छे से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप कोई भी अपना एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस रिलेशनशिप का मोमेंट जिससे आपकी क्या कहते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में इन जनरल बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई हो, ऐसा कोई मोमेंट शेयर करना चाहोगे अपनी लाइफ का? You can take your time. एक you can मोमेंट take it. था जब कुछ बहुत स्पेशल हुआ था और सामने वाला स्टार्टेड क्राइंग, तो उस टाइम मुझे पता लगा कि मतलब कि वो इंसान सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता है और शायद बहुत ज़्यादा सीरियस है। So how does that affect your understanding of relationships? अंडरस्टैंडिंग वाज लाइक कि मैं उसके लिए ज़्यादा श्योर हो गई और फिर हमने ज़्यादा बातें करनी शुरू करी ताकि बॉन्ड और अच्छा जाए और हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी बनी थी। Okay, so in a objective sense, if a person cries, so नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। उस टाइम से मैंने उससे थोड़ा बॉन्डिंग बढ़ानी शुरू करी थी। okay. मैंने तो जैसे बताया कि मेरा कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि मैं श्योर नहीं थी अपनी फीलिंग्स को लेके, और जो चीज़ मैंने अब सीखी भी है, तो उस टाइम पे मतलब जो भी हमारे मोमेंट्स थे वो सब अच्छे भी लगते थे उस टाइम पे, बट अब ऐसे डाउटफुल होता है कि एक्चुअल में वो स्पेशल थे या नहीं थे, क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं थी और मतलब इतना अच्छे से पता भी नहीं था, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी, तो कोई स्पेशल मोमेंट एज सच मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। मेरे लिए इज़ लाइक, Yeah, that's understandable. हाँ, अगर सामने वाला आपको अपनी डार्क साइड दिखा रहा है, जो कि एक बार हुआ था, तो उसको अंडरस्टैंड करो। इससे क्या होता है, तुम अगले को फेक होप्स नहीं दे रहे होते कि मैं ऐसा हूँ, या फिर हाइड नहीं करता इंसान। दोनों टाइप का होता है, लाइक दोनों साइड से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसमें इतना करेज होना चाहिए कि वो अपनी डार्क साइड दिखा सके, उसको फेक होप्स ना दे। दूसरी साइड उसको समझना चाहिए कि अगर वो ऐसा है तो क्यों है, और क्योंकि हर कोई एकदम परफेक्ट नहीं होता, तो वहाँ उसने थोड़ी चीज़ें बताई, मुझे दिखाई, तो उस चीज़ की वजह से काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़िया लेवल पे थी। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। Main questions. सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोगों के अकॉर्डिंग एक रिलेशनशिप को हेल्दी एंड फुलफिलिंग बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है? वाइब, सॉरी, Vibe. कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट दोनों एक दूसरे के लिए होनी चाहिए। कैन यू एक्सपैंड ऑन दीज, लाइक अंडरस्टैंडिंग किस तरह की, रिस्पेक्ट किस तरह की? एक यूँ ना हो कि जैसे मुझे नहीं पसंद कि मैं मेरे रिलेशनशिप में किसी से तू तड़ाक करके या वो मेरा पार्टनर मुझसे तू करके बोले। आई वांट कि वो रिस्पेक्ट करे, मुझे रिस्पेक्टफुली बोले। और ऐसा मैं मानती हूँ, अगर आप किसी को पसंद करते हो
तो रिस्पेक्ट शो भी करनी चाहिए। ये नहीं होता कि मैं तू बोलता हूँ दिल से प्यार करता हूँ, नहीं, अगर आप करते हो तो आप उसे शो भी करो। और अंडरस्टैंडिंग इस तरह की, अगर मैं नहीं बिज़ी हूँ या कुछ भी रीज़न हो तो वो समझे कि हाँ मेरा बिज़ी शेड्यूल है, उसको समझे, या कि मैं नहीं कर पा रही उसके लिए चीज़ तो उसको समझे। तो इस अंडरस्टैंडिंग के लिए कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास? कोई भी रिलेशनशिप डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए किसी भी पार्ट से, मतलब चाहे वो लड़के के पार्ट से हो चाहे लड़की के साइड से। हमेशा चीज़ें 50-50 वर्क करनी चाहिए। जैसे इसे बोला कि रिस्पेक्ट, तो वो रिस्पेक्ट भी 50-50 चलेगी, जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी 50-50 चलेगी। तो मतलब हमें इतना ओपन कम्युनिकेशन रखना चाहिए कि हम एक दूसरे के टाइम को, एक दूसरे की फीलिंग्स को वैल्यू कर रहे हैं, और हम किसी को डोमिनेट या सप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे। इक्वालिटी होनी चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। दोनों तरफ से बराबर रिस्पेक्ट इन सब कुछ होना चाहिए। सो आपने वाइब के बारे में बताया था, वाइब किस तरह से कहना चाहते थे आप? रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसको लाइक एक्सपीरियंस नहीं, एक इमोशन की टाइप से थोड़ा ट्राई करना अंडरस्टैंड करने की। एक बंदा है, उसका सारा कुछ बढ़िया है, अच्छा खासा दिखता है, पढ़ाई लिखाई फ्यूचर वगैरह भी सब अच्छा है, सारा कुछ बढ़िया है, बट कहीं ना कहीं एक मन में नहीं आता यार वो बात नहीं है, वो लाइक यूँ नहीं है कि सारा कुछ ख़राब चल रहा है फटाफट जाके उसको बताऊँ सबसे पहले। या फिर एक टाइप होता है कि जब आप सबसे परेशान हो ना तब एक बंदे के पास जाना है, बस वही सुकून है, वो चीज़। और ऐसा तो नहीं हो कि लाइक उसी से परेशान हो, नहीं, ऐसा हो कि सारी दुनिया भाड़ में जाए, एक बार उसके पास जाके हो मैं खुश हूँ, बस ऐसी वाइब चाहिए। So that's kind of requirement for need for कि मैं अगर बो डाउन करूँ तो उसके लिए करूँ और अपने दिल से करूँ, मुझे अच्छा लगे वो सब करना। सुनने में that sounds like more of an expectation from the other person कि तू ऐसा कर मेरे लिए। Am I correct? करवाना नहीं है, करवाना अपने आप Natural से हो। होना इट्स लाइक चाहिए। बो डाउन, मतलब मैं झुकूँ ना, वो ना झुके, मैं झुकूँ उसे खुशी से झुकूँ मैं, इस टाइप से। डोमिनेशन ना हो। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ तो दोनों साइड करना पड़ता है, पर अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप फील करने लग जाते हो कि हाँ मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, वहाँ वो बात नहीं होती। अगर आप किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और अंदर से खुशी मिल रही है वो कॉम्प्रोमाइज़ करके भी, कि देख मैंने मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को, मैंने ये किया, दिखाने के लिए नहीं, बस अपने आप से लग रहा है, वो चीज़ होती है कि बस ऊपर से आना है। कोई अल्टरनेट मोटिव ना हो उस चीज़ के हाँ। पीछे, अंदर से करे इंसान अपने आप से। ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा रेड फ्लैग्स के ऊपर, द कंट्रोवर्शियल टॉपिक। इस चीज़ के ऊपर आपका क्या ख्याल है? क्या रेड फ्लैग्स एक्चुअल में होते हैं? क्या वो रियल होते हैं? या बस ये एक टर्म है जो हमें ऑनलाइन मिली है। सो बिफोर दैट कैन यू गाइस मेंशन सम रेड फ्लैग्स? स्टार्ट। अगर मान लो मैंने उसको बातों बातों में मजाक में से उंगली दिखा दी, उंगली दिखा के हम बात कर देते हैं ना कभी कभी, हाँ। तो वो इतने गुस्से से उंगली को ऐसे मरोड़ देता, ऐसे बात नहीं करेगी। तो उस टाइम वो चीज़ें मैंने इग्नोर करी थी। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो कि गलत है। तो मेरे हिसाब से तो यही एक बड़ा रेड फ्लैग था जो मैंने बहुत एक बार इग्नोर किया था। Like domination from their side. Okay, so we can consider that as a red flag. अगर अदर पर्सन आपकी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा उस टाइम पे कि आपको ऐसी चीज़ पसंद नहीं आ रही है फिर भी कर रहा है, so that is a red flag. I mean, what do you guys think of red flags as a topic? मैंने जो मतलब एक रिलेशनशिप में तो नहीं, बट ऐसे ही जो कैजुअल टाइम किसी के साथ स्पेंड किया है जिसे मैं पसंद करती थी, बट सामने से मुझे ऐसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, तो मतलब उसकी तरफ से फ्रेंडशिप, मेरी तरफ से लाइकिंग, मेरे पास्ट रिलेशनशिप के बाद। तो उस रिलेशनशिप में मतलब मेरे लिए जो रेड फ्लैग्स थे वो यही थे कि मैं ज़्यादा अटेंशन शो कर रही हूँ, बट सामने से वो पर्सन ऐसे डायरेक्टली ना भी नहीं बोल रहा है, लेकिन वो बहाने बनाता है कि टाइम नहीं दे सकता हूँ, या जॉब पे जाना है, या मुझे मेरी स्टडीज़ पे फोकस करना है। मतलब जो उसके टाइम ना देने के जो बहाने होते थे, और जो मिलने की बात पे जो डिफरेंट बहाने होते थे उसके, मेरे लिए वो रेड फ्लैग्स होते थे। सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है अगर तुम दोनों साथ में बैठे हो कपल्स और तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में तुमने उसे चूज़ किया है और
ही इज़ और शी इज़ द पर्सन हु यू लाइक, और फिर भी तुम उसके साथ प्रेजेंट में नहीं हो, तो वो सबसे ख़राब चीज़ है और वो रेड फ्लैग है, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं उसके साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हो, उसके साथ रहना चाहते हो, वही है जो मतलब तुम जिसे मानते हो, तो उसी के साथ तुम प्रेजेंट में नहीं हो, तो वो सबसे ख़राब है। सो आई थिंक देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन जो रेड फ्लैग्स हम बताने की ट्राई कर रहे हैं, जो लाइक आप इंटरप्रेट कर रहे हो। हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे है? रेड फ्लैग से हमारा मतलब है कि इंसान गलत है, मतलब लैक ऑफ completely कम्युनिकेशन है उसकी साइड से, कंट्रोलिंग बिहेवियर है, या फिर Domination. एक्सेसिव जेलसी है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट है, मैनिपुलेशन है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, क्रिटिसाइज करता है बार बार ये तो आपको। है, but ये वो चीज़ होगी ना कि बंदा पर्सनली आपके views हो हाँ, पर कहीं ना कहीं हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं जिसको ओवररेट कर देते हैं, इसको underrate सिंपली कर कहने देते का हैं। मतलब ये है कि अगर मैं मेरे पार्टनर के साथ बैठी हूँ, मैं मुझसे कुछ बता रही हूँ, वो उस स्टेट में ही नहीं है, वो सुन ही नहीं रहा मेरी बातें, उसका ध्यान ध्यान ही कहीं कहीं हो और रहा है, वो कह ठीक है, और बस इट्स आई थिंक इट्स ऑल्सो। हाँ, तो वही लैक ऑफ इंटरेस्ट वाली बात आ गई ना कि रेड फ्लैग। इंसान को इंटरेस्ट ही नहीं है आपके अंदर एक तरीके से, लाइक बस ही दिखा डजंट रहा है कि केयर मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ, उस चीज़ के अंदर। हो सकता है मे बी ही इज बीइंग मैनिपुलेटिव, ही इज बीइंग पैसिव अग्रेसिव उस जगह पे। आपने कुछ गलत किया, वो आपको पता भी ना आपने गलत किया सामने वाले के लिए, बट ही इज ट्राइंग टू कन्वे कि आपने गलत किया है विदाउट टेलिंग यू कि आपने गलत किया है। आपको आइसोलेट कर रहा है के हिसाब से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपके जो एक्सपीरियंस था, तो आप एक प्रैक्टिकल टिप देना चाहिए जो काम आए आप एक रिलेशनशिप के अंदर बेटर कम्युनिकेशन के लिए, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब फेस पे चल रही हो? लेट मी रिवाइज द क्वेश्चन फॉर यू। कोई प्रैक्टिकल टिप्स आप देना चाहोगे कम्युनिकेशन के रिलेशनशिप के अंदर, लाइक जब बहुत बिगड़ा हुआ है सब कुछ, ना तो वो आपसे ठीक से बात करना चाहते, ना आप उनसे ठीक से बात करना चाहते, बट मिसअंडरस्टैंडिंग डीप इनसाइड आप जानते हो यू नीड टू फिक्स ऑल दिस थिंग। उस टाइम पे इंसान को क्या करना चाहिए? कोई प्रैक्टिकल टिप्स? जो चीज़ अगर आपके अंदर कोई पॉइंट है या फिर आप कुछ सोचते हो और अगर आप उसे कन्वे नहीं कर रहे, वो चीज़ गलत है। एक बार उसे कन्वे कर दो, बता दो चीज़ें, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि टाइम दो उसे बोलने का, सोचने का, समझने का। ऐसे नहीं है बोल बता बता बता, नहीं, उसे एक बार बोलो कि तू कंफर्ट हो जा, बता, और फिर थोड़ा टाइम दो। सोच रहा है वो, समझ रहा है वो, तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें लगती हैं, ऐसे एकदम इंस्टेंटली सारा कुछ नहीं हो जाता है, तो ये चीज़ है। पर वो टाइम डिपेंड करता है, यूँ ना हो कि वो इंसान 2-2 दिन 3-3 दिन से टाइम दे रहा है, वो जितना टाइम गैप इंक्रीज होता रहेगा उतना जो डिस्प्यूट है वो बढ़ता रहेगा। आपको चाहिए जितना टाइम चाहिए, दिन में आप 1 घंटा ले लो, 2 घंटा ले लो, लेकिन उसके बाद दोनों को बैठना पड़ेगा, उस बात को सोल्व करना पड़ेगा। दिन खत्म हुआ, बात बढ़ती ही है, जो दिन खत्म होने से पहले मुझे लगता है उस बात को सोल्व कर लो। हाँ ठीक है, उस टाइम आप नहीं बता सकते कि मैं गुस्से में या कुछ भी, तो यू कैन टेक सम टाइम, 1-2-3 घंटे आप आराम से अकेले बैठ जाओ, लेकिन उस 3 घंटे के बाद आप आराम से एक दूसरे के साथ बैठो और फिर सोल्व करो। वो तो कंट्रोल्ड हो गया ना काफ़ी ज़्यादा, अगला बंदा समझ नहीं रहा कि कुछ प्रॉब्लम चल रही तो है, कम्युनिकेशन से एनालाइज करने में टाइम नहीं है ना। कम्युनिकेशन से तो सॉल्व होगी, सामने वालों को आराम से बताओ कि क्या बात है क्या नहीं। हर चीज़ गुस्से से या कंट्रोल करके नहीं होती मेरे हिसाब से। हाँ, सही है। जो मतलब जो नॉर्मली लोग करते हैं आजकल, जब भी उनके रिलेशनशिप में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो उसको फेस करने की जगह अवॉइड करने लगते हैं। जो कह रही है कि भाई टाइम लेने की कोशिश करते हैं, वो टाइम इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि वो उसको फेस ही नहीं करना चाहते उस सिचुएशन को। जब वो खुद कंफ्यूज होते हैं खुद की फीलिंग्स को लेके, या फिर उनको नहीं पता होता कि राइट और रॉन्ग में क्या डिफरेंस है, जो मतलब कोई भी किसी भी इमोशनल स्टेट में डिसीजन नहीं ले पाता। तो इसीलिए एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो उन दोनों को सेट करना चाहिए कि भाई हम जो है मतलब अपने इस स्टेट से निकल के इस बारे में पहले शांति से सोचेंगे एंड देन अपनी फीलिंग्स को, अपने व्यूज़ को कम्युनिकेट करेंगे। क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के कोई भी डिस्प्यूट जो है वो मतलब अगर हम उसको बिना कम्युनिकेशन के सप्रेस करने की कोशिश करेंगे भी, तो जो वो हमारा आगे का रिलेशनशिप है वो भी अफेक्ट होता रहेगा। एक सबसे बड़ा ये होता है कि अगर मान ले मैंने पूरा टाइम ले लिया, रात को नेचुरल टेंडेंसी है कि वो बंदा ओवरथिंक करेगा, ओवरथिंक में ऐसी बातें निकलेगी, वो जो डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड और बातें इंक्लूड हो जा रही, उसने ये भी बोला था, ये भी बोला था, ये बात सॉल्व हुई नहीं और बड़ी बन जाती है। इसीलिए उसको उसी दिन में सॉल्व कर लेना चाहिए। हाँ टाइम ले लो, बट हाँ उसको सॉल्व कर लो बैठ के। खुद भी इतना टाइम ले लो कि आप खुद भी क्लियर आउट हो जाओ और फिर सामने वाले को भी आप क्लियर करने की ट्राई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसा हमारा आज का वर्ल्ड है, जैसा हम जिंदगी जी रहे हैं इस वर्ल्ड में, हम देख रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग अकेले रहना प्रेफर करते हैं,
आजकल बहुत से लोग ऐसा भी कर रहे हो ना, शादियाँ नहीं करनी फ्यूचर में जाके, रिलेशनशिप में आते भी नहीं है बहुत से लोग इस एज में आके। कहने का पूरा पॉइंट ये है। तो आखिरकार इंसान जो है एक कंपेनियनशिप या फिर रिलेशनशिप को सीख क्यों करता है, या फिर नीड्स क्या होती हैं प्रॉपर, मेन वजह क्या है यहाँ पे? हाँ, all three of you have been in relationship some kind, some sort, like either you have liked somebody or someone has liked you, or maybe both side, दोनों कुछ भी। So what were your needs at that point? जो मेरा रिलेशनशिप का स्टार्टिंग फेज था, जैसा मैंने बताया उसमें तो मुझे पता ही नहीं था कि रिलेशनशिप में क्यों आना है, तो मैं उस रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से नहीं डिस्क्राइब कर सकती कि स्पेसिफिक नीड्स क्या हो सकती हैं। लेकिन मैं मतलब जो एक्सपीरियंस मेरा रहा, जो हमने टाइम के साथ सीखा, उससे मैं यही कह सकती हूँ कि फर्स्ट थिंग तो हमें रिलेशनशिप के बारे में तब तक नहीं सोचना चाहिए जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते और हम किसी ऐसे पर्सन को सीख नहीं कर रहे हैं जो भी इंडिपेंडेंट हो। मतलब मैं भी हूँ और सामने वाला पर्सन भी इंडिपेंडेंट हो, मतलब कि वो अपनी ऑन दी एज ऑफ करियर है, ऑन दी एज ऑफ वो अपनी स्टडीज़ है, एंड वो अब कोई मतलब जॉब सीख करता है। अब जैसे हमारे पेरेंट्स बात करते हैं कि रिलेशनशिप की भी एक स्पेसिफिक एज होती है, उससे पहले जो हमारी नीड्स हैं कि स्टडीज़ की हैं और जॉब सीख करने की नीड्स हैं, वो पहले फुलफ़िल होनी चाहिए और वो एक्चुअल में सही होती हैं। जब हम फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में आते हैं तो हमें इस चीज़ का नहीं पता होता, लेकिन कुछ टाइम के एक्सपीरियंस के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि जो हमारे पेरेंट्स की थिंकिंग है कि रिलेशनशिप की एक स्पेसिफिक एज है, वो सही बात होती है। तो इसीलिए जो हमारी इंडिपेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर हम बिना इंडिपेंडेंट हुए रिलेशनशिप में आए तो हम सबमिसिव फील ना करें या कोई हम पे डोमिनेट ना कर सके। तो इसीलिए मतलब अपना जो पर्सनल ओपिनियन है, व्यू है, वो पहले वेल एस्टैब्लिश करो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करो और किसी ऐसे ही पर्सन को सीख करो जो कि खुद भी इनफ मैच्योर है, अंडरस्टैंडिंग है और इंडिपेंडेंट है। उसके बाद ही एक रिलेशनशिप सीख करना चाहिए। एंड कई लोगों के लिए ज़रूरी होता भी नहीं, कई लोगों के लिए ज़रूरी होता भी नहीं कि वो रिलेशनशिप में आए, क्योंकि मतलब कुछ लोगों की, कुछ पॉपुलेशन की स्पेसिफिक नीड यही होती है कि उनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद होता है और उनको मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और हम मैरिजेस की तरफ नहीं जा रहे, बट स्टिल ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, वो फिर भी किसी ना किसी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, या फिर मतलब एक रिलेशनशिप तो वो सीख करते ही करते हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअली अब सोशल बीइंग हैं, हम सोशली यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो हम इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हमारी जो नीड्स हैं कि हमें अपनी डेली लाइफ का स्ट्रगल जो है, फीलिंग्स है, एट द एंड ऑफ द डे किसी के साथ तो शेयर करना है, तो इसीलिए हम एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप सीख करते हैं। उसके बाद कई लोग मैरिज इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको वो एक लीगल टर्म के अंदर नहीं डिफाइन करना होता, उन्हें बंधना नहीं है ये। हाँ एक तरह के बंधन में नहीं आना होता। हाँ। इन्होंने ये बोला था कि जब हम इंडिपेंडेंट हो जाए तब हमें रिलेशनशिप में आना चाहिए क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी नहीं होती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें हम अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर कर सकते, या पेरेंट्स हमारे लिए इतने मतलब सपोर्टिंग नहीं हो पाते कई बार, तो हम आउटसाइड से सीख करते हैं सपोर्ट, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर रिलेशनशिप में आ रहे हो तो एक ऐसा पार्टनर चूज़ करो जो आपको हेल्प करे अपने करियर को चूज़ करने में। और जैसे कि हमारे टीचर्स ने भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो उनकी लाइफ में भी कोई ऐसा ही पार्टनर आया था जिन्होंने उनको हेल्प किया था कि करियर इज़ द ओनली द फर्स्ट प्रायोरिटी, उस पर भी ध्यान दो एंड ये सब। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इंडिपेंडेंट होकर ही रिलेशनशिप में आओ। अगर आप पहले भी आते हो तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, आपको चीज़ें मैनेज करना आता है, आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, बैलेंस वे में चला सकते हो और आपकी ग्रोथ ही होती है उसमें एक इंडिविजुअल की। मीन सब दोनों चीज़ें बैलेंस भी कर सकते हो साथ साथ में, इफ़ यू आर लाइक Good balance. एग्जैक्टली इस बात पे मैं डिसएग्री करती हूँ। नहीं, मैं एग्री I करती don't हूँ have the- क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर मैं एक रिलेशनशिप में हूँ और सारा कुछ अच्छा चल रहा है और साथ ही साथ बैलेंस करके चल रही हूँ, तो मेरी प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है। अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ और बीच में मुझे ऐसे स्टेबिलिटी फील होती है ना अंदर से कि हाँ, अगर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा मैं फटाफट उसके पास जाऊँगी, कम्युनिकेशन करूँगी और वो मेरा बेस्ट टाइम होगा, तो उसके लिए मेरे को री-इन्फोर्समेंट आती है, वो चीज़ है। और ये शायद इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र कर सकता है। और जहाँ तक की बात है, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस सेम इस जैसा है
कि कहीं ना कहीं आपको नीड होती है कि कोई सुने आपकी डेली रूटीन किसी को बताना, बेशक ऐसा डेली रूटीन मतलब अप्स एंड डाउन्स वाला नहीं, एक नॉर्मल तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा प्लान क्या है, एक अंदर से फीलिंग होती है कि मैं किसी के साथ शेयर करूँ। अब फ्रेंड को बताओगे क्या डेली रूटीन, क्या बताओगे इस टाइम उठी थी इस टाइम सो रही हूँ क्या करेगा वो, उसे तो पता ही है। पर एक ऐसा इंडिविजुअल चाहिए होता है, ये नीड होती है कि मैं सारा कुछ उसको शेयर करूँ और वो मुझे शेयर करे। पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं जनरेशन गैप आता है, सारी बातें टू बी ऑनेस्ट नहीं बता सकता, कोई इंडिविजुअल नहीं बता सकता। हाँ, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं अगर तुम अपने पेरेंट्स को बात शेयर नहीं कर सकते तो मतलब तुम किसी गलत ट्रैक पे जा रहे हो, बट डिपेंड उन पे भी तो करता है, वो सारी चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कॉर्नर ढूंढते हैं जहाँ पे थोड़ा सा फैमिली जैसा एनवायरनमेंट मिले, साथ में ग्रोथ कर सको और जहाँ पे तुम बातें शेयर कर सको और वो बंदा डाइजेस्ट कर ले तुम्हारी चीज़ों को। ऑल्दो अगर वो बकवास या बोरिंग वगैरह हो तो भी वो डाइजेस्ट करे, और कुछ बहुत ट्रेजेडी या फिर ऐसा कुछ हो गया वो भी उसे डाइजेस्ट करे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं नीड होती है उस चीज़ की, और वो इम्प्रूवमेंट देती है ऑब्वियसली आपके वर्क फील्ड वगैरह में। अब अगर आप कहीं ना कहीं अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको सुकून वगैरह मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप अच्छा काम करोगे। रिलेशनशिप के अंदर आप कुछ ऐसी बातें होती हैं लाइक जो आप रिलेशनशिप के अंदर ही शेयर कर सकते हो, अगर अपने पार्टनर से ही शेयर कर सकते हो, और कुछ बातें ऐसे भी होती है जो आप फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हो। बट आई थिंक ट्रू फ्रेंड वो होता है जिसको आप कोई भी बात अपनी बोल सको जो आपके दिमाग में। बेस्ट फ्रेंड क्या पार्टनर नहीं हो सकता? अगर मेरा पार्टनर के साथ मेरी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है एक्चुअली दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन कुछ रिलेशनशिप के अंदर अलग नीड्स भी आ जाती हैं, लाइक फिजिकल नीड्स होती हैं, कुछ इमोशनल नीड्स होती हैं, कुछ लाइक फिजिकल इंटीमेसी होती है, वो सब चीज़ें भी हमें देखनी होती हैं। उस चीज़ के ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? आपके हिसाब से रिलेशनशिप इंडिविजुअलिज्म के बाद आती है ना, तो क्या उस टाइम पे वो नीड्स मैटर नहीं करती? किस टाइम पे? कि जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं तब तक वो नीड्स मैटर नहीं करती। जैसा इन्होंने बोला कि मैं इनकी इस बात से एग्री करती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के साथ सब कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, वो बात तो एग्रीबल है। लेकिन उसके बाद अगर आप किसी को बिना अपनी मतलब एट द एज ऑफ 14-15 आप क्या सोच सकते हो कि आप खुद की इमोशंस के बारे में अच्छी तरीके से जानते हो और आप इतने कैपेबल हो कि आप किसी को कमिटमेंट दे सकते हो, या फिर आप आज की सोसाइटी में कोई ऐसा पर्सन ढूंढ सकते हो जो बिल्कुल सही होगा आपके लिए और जो आपको भी कमिटमेंट देगा। क्योंकि अब चांसेस इतने ज़्यादा हाई हैं कि मतलब जो भी पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है उन 10 में से कोई एक ही होता है जो बहुत ज़्यादा सीरियस नोट के साथ आपको अप्रोच करता है। और अगर हम किसी भी गलत डिसीजन के ऊपर आ जाएं तो वहाँ पे हम अपने आप को एट द एंड ऑफ द डे हर्ट ही देखते हैं। तो इसीलिए जो फिजिकल रिलेशनशिप है, जो फिजिकल इंटीमेसी है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी इमोशनल इंटीमेसी और जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो मैटर करती है। अब हम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक स्पेसिफिक ऐसा बेस्ट फ्रेंड होता ही होता है। अब जैसे जो मेरा रिलेशनशिप है वो एंड हो चुका है और मैं अपने ब्रेकअप से अब तक मूव ऑन नहीं कर पाई हूँ, और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना मैं उससे इतना ज़्यादा शेयर करती, बट मेरा एक और ऐसा रिलेशनशिप है जो कि मतलब एज अ फ्रेंड ही है, बट मैं उसके साथ अपना पूरा दिन शेयर कर पा रही हूँ। जो कि ये कह रहे हैं कि हम फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कर सकते, मैं उसके साथ अपना पूरा दिन शेयर कर पा रही हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। मैं उसके साथ अपनी हर एक फीलिंग शेयर कर पा रही हूँ। मैं उसको जब दुखी होती हूँ तो मैं ये भी बता पा रही हूँ कि मैं अपने पास्ट रिलेशनशिप को कैसे मिस करती हूँ। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम बिना किसी श्योरिटी के किसी को कमिटमेंट दें या किसी से कमिटमेंट लें, क्योंकि वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि पहले हम बिल्कुल प्रॉपर श्योरिटी लें, उसके अलावा जो मतलब हमारी स्पेसिफिक इमोशनल जो नीड्स हैं हम वो अपने दोस्तों से फुलफिल कर सकते हैं, वो पॉसिबल है। एक इस पे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है। फ्रेंड्स के साथ बात करना, शेयर करना बढ़िया है, बट एक टाइम आएगा जहाँ पे तुम्हें चाहिए कि प्रायोरिटाइज सिर्फ मैं हूँ। प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप कोई इंडिविजुअल अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसी से शेयर करोगे, सारी चीज़ें उसी से शेयर करोगे। और अगर आप वैसे किसी से भी शेयर करते हो तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि उसकी प्रायोरिटी मैं हूँ, बाकी सब चीज़ों को छोड़ के एक बार मेरी बात सुने, ठहरे मेरे लिए, तो वो चीज़ डिफ़र करती है। वो अगर फ्रेंड से तुम इतना एक्सपेक्टेशंस, मुझे तो नहीं लगता तुम कर पाओगे। अगेन हम बात कर रहे हैं कि हम फ्रेंड्स से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। मेरे जो क्लासमेट्स हैं उनमें से 40 क्लासमेट्स हैं तो 20 मेरे फ्रेंड्स हैं, बट मैं बात कर रही हूँ कि कोई एक ऐसा स्पेशल बेस्ट फ्रेंड, तो हम इसीलिए ही कहते हैं ना कि भाई हम उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम भी उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और ज़रूरी नहीं है वो सेम सेक्स का होगा, वो ऑपोजिट सेक्स का भी हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड कोई भी हो सकता है।
तो वो हमें ऑब्वियस सी बात है प्रायोरिटाइज करेगा, इसीलिए वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। हमने उसे बहुत सोच समझ के चूज़ किया है, क्योंकि हमारे व्यूज़ मिलते हैं, ओपिनियंस मिलते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को प्रायोरिटाइज करते हैं, इसीलिए हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और इसीलिए हम कंफर्टेबल हैं कि हम उनके साथ अपनी सारी जो फीलिंग्स है वो शेयर कर पाएंगे एंड वो हमें समझेगा भी। इसका एक ये था ना कि एट द एंड हर्ट ही होना है, तो ज़रूरी नहीं है अगर आप किसी के साथ आओ तो वो चले ही गा। एक टाइम ऐसा आएगा, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो अगर डाउन्स आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सॉरी एट द एंड हर्ट ही होना है। ये जैसे मैंने बोला इन्होंने बात पूरी सुनी नहीं। मैंने बोला कि 10 लोग मुझे एक दिन में अगर अप्रोच करते हैं तो उसमें से चांसेस हैं कि कोई 1 या 2 ही सही निकलेगा, एंड अगर गलती से भी हमारा डिसीजन गलत हो गया तो एट द एंड ऑफ द डे हम हर्ट ही होंगे। तो इसीलिए जो अपने बिलीव्स हैं उनके बारे में पहले बहुत ज़्यादा श्योरिटी होनी चाहिए। एंड वैसे भी हम सामने वाले पर्सन को बहुत जल्दी समझ भी नहीं पाते हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम उसको समझने के लिए। जब हमें खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं है एट द एज ऑफ 20 कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो हम किसी सामने वाले पर्सन को 2 या 3 महीने में हम नहीं समझ सकते। हमें 2-3 साल लग जाते हैं किसी के साथ रहने में, और तब तक हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम उसके साथ एज अ फ्रेंड ही रहें, पहले उसे समझने की कोशिश करें और उसके बाद हम रिलेशनशिप के बारे में कहीं जाके सोचें। तो इसीलिए जो रिलेशनशिप की जल्दी है वो भी गलत है, और टाइम से पहले है वो भी गलत है, क्योंकि वो हमारी मेंटल हेल्थ को डिटेरियोरेट करता है। ठीक है, सो कहाँ थे आप? कंटिन्यू। क्या बात है, कुछ उड़ गया। क्योंकि इसने दोनों बातें कह दी थी ना कि रिलेशनशिप में ये सिर्फ ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक रिलेशनशिप में ही ऐसी प्रॉब्लम्स आए। बेस्ट फ्रेंड भी तो ऐसा कर सकता है कि कर सकता है, हर वो एक तो रिलेशनशिप में हो topic सकता है। वो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बेस्ट फ्रेंड हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह सकती हूँ कोई भी हर्ट कर सकता है ऑब्वियसली। लेकिन जनरली ऐसा बोला जाता है कि फ्रेंडशिप इज मोर ऑफ अ लाइक डायनामिक थिंग, उसमें इतनी आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती सामने वाले से लेके। फ्रेंडशिप मोर ज़्यादा बढ़िया रहती है एक पॉइंट पे अगर तुम देखो तो, पर दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो बीइंग फ्रेंड जोन इज अ गुड थिंग। और यार उसके अंदर वो चीज़ भी आती है, अच्छी बात है ना, जब मर्जी चाहे फ्लर्ट कर लो, जब मर्जी चाहे लड़ाई कर लो। पर उसके लिए दोनों इंडिविजुअल को लाइक एग्री होना चाहिए ना उस पे। एक दोनों की फीलिंग आपस में जगह होनी घूम रहा है तो ये करेगा, बेस्ट फ्रेंड तो पक्का एग्री करेगा। तो अच्छे रिलेशनशिप में आने से पहले हमारा पहले अच्छा दोस्त होना चाहिए बंदा। हाँ, मतलब हमें पहले समझ लेना चाहिए उसको बहुत अच्छे से। रिलेशनशिप में आने से पहले कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए हमें। रिलेशनशिप में जितनी बातें हो ना उतना फ्लरिश करता है। बातें होनी बहुत ज़रूरी होती है, बेस्ट फ्रेंड की तरह। बेस्ट फ्रेंड की तरह बातें होनी चाहिए, क्योंकि एक पार्टनर ही सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड होता है। जब तक तुम अगर सारी टाइप की बातें शेयर नहीं कर सकते, वेज वो- नॉन वेज दोनों टाइप की, तो वो पार्टनर, हाँ, सामने रखने से Vegan। तो यू हो गया। LGBT को vegan बोल सकते हैं। अगर मैं मेरे पार्टनर के साथ हूँ तो उसके अलावा मुझे किसी और बेस्ट फ्रेंड की जरूरत ना पड़े। अगर पड़ रही है तो मतलब मेरे पार्टनर में कहीं ना कहीं कमी है, या मुझ में कोई कमी है कि मैं इसीलिए तो बोला पहले फ्रेंड बनाओ। वो फ्रेंड अपने आप बेस्ट फ्रेंड बन के बॉयफ्रेंड ही बनेगा। इसीलिए तो पहले फ्रेंड बनाओ ना, तो बेस्ट फ्रेंड भी वही, बॉयफ्रेंड भी वही। जो मेल बेस्ट फ्रेंड्स वाला कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? मेल्स जो है वो कभी भी बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते, क्योंकि हमेशा मतलब जब भी आप किसी को देखोगे ना, एक लड़के लड़की को, उनमें से दोनों तो चलो हो सकते हैं, बट किसी ना एक के मन में तो फीलिंग्स होंगी ही होंगी दूसरे के लिए, जो वो शायद बता भी दे और ना भी बताए, कि वो अपने मन में भी रखे। तो मतलब उनको फ्रेंड्स बोलना तो गलत है, क्योंकि एक जो है वो उसको रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से देखता है, वो उसको सीख करता है। मतलब किसी एक के मन में तो फीलिंग्स होती ही होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जो ऑपोजिट जेंडर है उनके बीच में प्योर फ्रेंडशिप हो सकती है, बहुत रेयर होती है, बट बहुत रेयर मिलती है। फीलिंग होती है किसी की। हाँ, किसी एक के मन में तो होगी ही। 100% श्योर थोड़ी है, हर केस में जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। बोला तो सही कि जरूरी नहीं है, बट ज्यादातर केसेस में होगी ही होगी। प्योर फ्रेंडशिप होती है, एग्जिस्ट करती है, बट बहुत रेयर एग्जिस्ट करती क्या है। हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है? रेयर यूज किया है मैंने। वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है। हमारा क्लासमेट बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बस क्लासमेट है। सो मीन्स अगर अपोजिट जेंडर्स के बीच में फ्रेंडशिप है, सो वो इतना प्रॉपर नहीं हो सकती। देयर विल ऑलवेज बी सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल टेंशन बिटवीन देम। प्योर फ्रेंडशिप नहीं होगी। ओके,
फिर मेल बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में क्या सोचते हो? लाइक एक बॉयफ्रेंड है और एक तरफ से मेल हाँ, बेस्ट फ्रेंड है, वो भी एक एट ए टाइम। जो बॉयफ्रेंड है ना उसको कभी भी ये पसंद नहीं होगा कि आपका कोई मेल बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि अगेन वो कंसेप्ट बॉयज़ को पता होता है कि दूसरे लड़कों की थिंकिंग क्या है और उनकी मतलब टेंडेंसी क्या है एक फ्रेंडशिप के अंदर। तो कभी भी हमारा बॉयफ्रेंड मतलब बेस्ट बॉयफ्रेंड अलाउ नहीं करेगा कि हम मेल बेस्ट फ्रेंड बनाएं। अलाउ कर भी दे but अगर वो क्या हो कि उस comfortable पे नहीं आपके बॉयफ्रेंड का एक बेस्ट है जो कि लड़की है, उसकी गर्ल बेस्ट फ्रेंड है, तो आपके क्या विचार रहे सबसे पहले तो? मेरे पर्सनल ओपिनियन से तो आई एम ओके विद इट। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, ज़्यादातर ओके होते भी नहीं है बट मेरे लिए आई एम ओके विद इट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड है और उसके बाद मैं रिलेशनशिप में आऊँ तो मुझे नहीं लगता ऐसा दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि मैं उसको सब बताऊंगी। लेकिन अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ फिर कोई मेल बेस्ट फ्रेंड बना रही हूँ तो ये एक बहुत गलत बात है, क्योंकि मुझे मेरे पार्टनर के अलावा कोई मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं चाहिए। हाँ, कैजुअल गुड फ्रेंड्स बना सकती हूँ बट मैं मेल बेस्ट फ्रेंड प्रेफर नहीं करूँगी। और मेरे हिसाब से होते हैं कुछ पर्सन होते हैं मेल बेस्ट फ्रेंड्स जो बहुत अच्छे होते हैं, बट हाँ रिलेशनशिप से पहले इट्स फाइन बट रिलेशनशिप के बाद आई थिंक इट्स रेड फ्लैग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कंसेप्ट है सेल्फ केयर का एंड सेल्फ रिस्पेक्ट का, वो आपके अकॉर्डिंग कैसे रिलेट करता है हेल्दी रिलेशनशिप के अंदर? सेल्फ केयर है सेल्फ रिस्पेक्ट, दोनों में एक साथ बोलेगा, एक जना बोलो। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ केयर। सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे कि आपके कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत कॉन्शियस, सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे कि कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत कॉन्शियस होते हो कि ये चीज़ मेरे में कमी है। वैसे मजाक में कुछ करो बट अगर उस पर्टिकुलर चीज़ का मजाक उड़ाते हो तो कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है जो आपको हर्ट करते हैं। तो उस चीज़ का आपके रिलेशनशिप में चाहे वो फ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, दोनों को ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि सबके अलग डायमीटर्स होते हैं रिस्पेक्ट के लिए। कुछ लोगों को वोकैबुलरी रिस्पेक्ट चाहिए होती है, कुछ लोगों को फिजिकल टच में रिस्पेक्ट चाहिए होती है, कुछ लोगों को सोसाइटी के बेस पे रिस्पेक्ट चाहिए होती है। तो सबके अलग डायमीटर्स हैं। Okay, साक्षी आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग मतलब फर्स्टली अगर मैं किसी रिलेशनशिप में आई हूँ तो बहुत सोच समझ के आई हूँ, मैं उस पर्सन को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करके आई हूँ कि वो कैसा है एंड मेरे ओपिनियंस फीलिंग्स उससे मैच करते हैं, इसीलिए मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। तो मतलब हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग है और ओपन कम्युनिकेशन है। अगर गलतियाँ कहीं पे होती भी हैं, मुझसे होती हैं या मेरे बॉयफ्रेंड से होती हैं, तो मतलब जो सेल्फ रिस्पेक्ट का कंसेप्ट है ना वो एकदम से नहीं आना चाहिए, क्योंकि मतलब हम रिलेशनशिप में कुछ कमिटमेंट देकर आए हैं तो हमें समझना चाहिए कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है या वो कोई गलती कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है, वो उसने मुझे हर्ट किया है तो उसने मुझे किस वजह से हर्ट किया है। अगर एक दो बार आप हर्ट हुए भी हो ना तो आपने इतने टाइम उसके साथ रिलेशनशिप में मतलब रहे हो, आपने इतना क्वालिटी टाइम उसके साथ स्पेंड किया है, तो एक बार आई थिंक वो रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए रादर देन सेल्फ रिस्पेक्ट। और सेल्फ केयर तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। गलतियाँ एक दो बार है वो ठीक है, बट अगर वो बार बार रिपीट ही होती जा रही है तो फिर अपनी मेंटल हेल्थ जरूरी है। हाँ, मेरा ये है कि चाहे फ्रेंडशिप हो चाहे रिलेशनशिप हो, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी होती है। खुद की नज़रों में गिरना तो सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए, कि मैं खुद की नज़र में गिर गई और मेरी सारी रिस्पेक्ट चलेगी कि उसके आगे गिड़गिड़ा रही रो रही, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। हाँ, हालांकि किया भी है बट करने के बाद रियलाइज़ हुआ है कि जो बहुत गलत है, शायद सीख लूँ मैं इस चीज़ से कि मैं आगे ऐसा ना करूँ। लाइक खुद की नज़रों में गिरना गलत है, लेकिन क्या आपके पार्टनर के लिए आप ऐसा कर सकते हो? एक हद तक होता है, बस वही की गलती दो तीन बार ठीक है बट बार नहीं। एक हद तक हम कर सकते हैं, लेकिन जब हद से ऊपर हो जाए तब नहीं। क्या कहते हैं, लिमिट होती है, एक तरह लिमिट होती है, हर चीज़ की लिमिट के लिमिट पार होती है। नहीं होना चाहिए। एक होता है जानबूझ के करना, एक होता है गलती से करना। गलती एक बार होती है, दो बार होती है, रिपीट भी नहीं होती, और जानबूझ के नहीं होती कि उसको इंटेंशनली हर्ट करना, तो वो चीज़ गलत है। अगर एक मिस्टेक बार बार की जा रही है तो मिस्टेक नहीं है। हाँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों के क्या व्यूज़ है जो कॉमन मिसकंसेप्शंस एंड मिथ्स होते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, उनके बारे में आप क्या सोचते हो?
आई थिंक यू गाइस आर नॉट इन द नॉलेज ऑफ मिथ्स. सबसे पहला मिथ है कि हैप्पी कपल नेवर आर्ग्यूज. ऐसा नहीं होता. आर्ग्यूमेंट्स हर एक रिलेशनशिप में होती हैं और मतलब अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ना अच्छे से, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे बिलीव्स जो है वो 100% किसी से मैच करें. किसी पॉइंट पे आके कन्फ्लिक्ट्स होंगे और उन कन्फ्लिक्ट्स को मतलब कन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे ही हमारे, क्योंकि व्यूज़ टोटली मैच नहीं कर सकते. उन पे अगर हम बात करेंगे तो ही हम हैप्पी रिलेशनशिप कह सकते हैं. बिना मतलब कन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही होंगे. ऐसा नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है कन्फ्लिक्ट्स. मेरे हिसाब से अगर रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं है तो वो रिलेशनशिप में मतलब पार्टनर्स एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं हाँ, कर रहे, मतलब आप बात ही नहीं कर रहे तो आर्ग्यूमेंट होना ज़रूरी है एक रिलेशनशिप ज़्यादा में. कम हो सकते हैं आर्ग्यूमेंट, बट ऐसा नहीं है या तो हो ही ना या फिर सिर्फ आर्ग्यूमेंट होते हैं. वो दोनों अगर एक ही जगह लाइक एक ही पॉइंट पे ज़्यादा हैवी हो रहे हैं तो वो खराब है. होते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट नहीं हो या फिर होते ही नहीं, वो चीज़ थोड़ी इम्पोर्टेंट. सो लाइक हेल्दी रिलेशनशिप के अंदर आर्ग्यूमेंट्स को जिस तरीके से आप डील करते हो वो मैटर करता है, रादर देन कि आर्ग्यूमेंट्स हो ही ना. अच्छा, हाँ. बी प्रोफेशनल कहा था ना. ठीक है. सो नेक्स्ट मिथ है वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर. इसके ऊपर आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं? हर एक के इसके ऊपर अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं और मतलब सबके जो है वो पर्सनल ओपिनियंस होंगे. फॉर एग्जांपल मेरी फ्रेंड के केस में अगर मैं देखूं तो उसका बॉयफ्रेंड जो था, मतलब बॉयफ्रेंड तो नहीं, जिसको वो सीक कर रही थी, वो एक बार चीटर बट वो ऑलवेज अ चीटर. हमने उसको मतलब ऑब्जर्व किया, हमने उसका पास्ट ऑब्जर्व किया, हमने उसका प्रेजेंट ऑब्जर्व किया, तो हमें पता लगा कि ये फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा बिकॉज उसको चेंजेस नहीं करने उसके लिए जिसके साथ वो है. तो ऐसा भी हो सकता है कि वन से चीटर इज़ ऑलवेज ए चीटर. लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब गलती कर देते हैं एक बार. मतलब मैंने ऐसा केस भी देखा है जहाँ पे एक बार लड़की ने चीट करके और उसके बाद फिर से मतलब उसने रियलाइज़ किया है, उसने वापस से अपना जो पुराना रिलेशनशिप था उसको सीख किया है एंड देन उसके बाद उसने उसको वर्कआउट भी करवाया. फॉर मोर देन अ ईयर उसने मतलब अभी भी वो रिलेशनशिप चल रहा है. तो मतलब एक बार उसने गलती की बट वो उसको रियलाइज़ हुआ, उसने वो पहली बार गलती की, उसको रियलाइज़ हुआ, उसने अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स लेके आई और जो उसका पास्ट रिलेशनशिप था उसने वापस से वो ट्रस्ट बिल्ड किया कि एक बार गलती हो गई बट वो वापस नहीं होगी गलती, एंड उसने अपने आप को इम्प्रूव किया और जो पुराना रिलेशनशिप था उसको वापस से वर्कआउट करवाया. तो मतलब सब लोग ऐसे नहीं होते कि एक बार चीट किया तो वो बार बार भी करेंगे ही. इम्प्रूवमेंट लोग करते हैं अपने अंदर. पीपल कैन चेंज. आई हैव समथिंग टू से. प्लीज स्पीक. मेरे हिसाब से ठीक है, अगर आप किसी बंदे ने किसी को चीट किया मान लिया और अगर वो हम आगे भी हमेशा नहीं करेगा तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपना पिछले पार्टनर के पास जाओ, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ उसके लिए ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होगा, उसके लिए आगे उस रिलेशनशिप को चलाना बहुत मुश्किल होगा. तो अगर आपसे गलती हुई है तो उस गलती को सुधारो अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप को लेके कि आप अगली बार आओ तो ऐसा कुछ ना हो और उसको अपने रिलेशनशिप को एक हेल्दी और एक अच्छा रिलेशनशिप बनाओ. लेकिन पिछले वाले को छोड़ ही दो. ऑब्वियसली, क्योंकि जिसके साथ ये हुआ बेवफाई सबसे बड़ी गलती होती है आई थिंक, और उसकी माफ़ी नहीं होती है. अगर गलती हुई है और आपने सीखा है उससे तो आगे बढ़ो, पर अपने पिछले वफादार के पास मत जाओ क्योंकि उसके लिए सहना वो सब मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि हम सिर्फ एक जने की मेंटल पीस नहीं देख सकते हैं ना, हम उसकी भी देखेंगे जिसने वफा से सारा अपना रिलेशनशिप चलाया है, बिल्कुल लॉयल रहा है. लेकिन ठीक है, जिसने चीट किया वो समझ गया पर वो आगे बढ़े, पिछले वाले के पास So I think this is the line जहाँ पे हमारा कम आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट चीटिंग इज फॉर यू. कुछ लोगों के लिए चीटिंग होती है कि आप किसी और से इमोशनली इंटीमेट ना हो जाओ या फिर आप किसी और से फिजिकली क्या कहते हैं सेक्सुअल ना हो जाओ. तो उस चीज़ के ऊपर आप क्या बोलोगे? क्या कोई किसी साथ कैजुअल सेक्स में क्या कहें इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो जाता है बाय सम चांस, लाइक उसने कोई ड्रिंक कर रखी थी, ही वाज अंडर सम हाल्यूसिनेशंस, चीटिंग ही है. फिर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो चाहकर भी ये गलती नहीं हो सकती. अगर हुई है तो उसकी माफ़ी नहीं है मेरे हिसाब से, बिल्कुल भी नहीं है. आप फिजिकल हो रहे हो और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो और आप किसी के साथ फिजिकली आ रहे हो दोनों की मर्जी से, लेकिन आप सामने वाले को क्लियर कर दो ना दिस इज़ अ कैजुअल रिलेशनशिप जो मैं अभी बना रहा हूँ या बना रही हूँ, आगे मुझसे होप्स मत रखना कि मैं इसको चलाऊँगा. तो यू कैन हैव सेक्स और मतलब कुछ भी आप फिजिकल हो सकते हो, बट एक दूसरे को अपने व्यूज़ बता दो. क्योंकि कुछ लोग रिलेशनशिप में आते हैं कैजुअल के लिए, सामने वाला होता है सीरियस, तो उसको पहले ही क्लैरिफाई कर दो कि मैं कैजुअल हूँ, तुम सीरियस मत हो ना, मैं कैजुअली चलूँगा, तो सही है. लेकिन आप कैजुअल हो, सामने वाला सीरियस है, तो सामने जो सीरियस था
उसकी मेंटल हेल्थ तो खराब होएगी ना. तो यू शुड क्लैरिफाई कि मैं किस तरह के रिलेशनशिप में आ रहा हूँ. सो देयर मस्ट बी अ बैलेंस दोनों के बीच. अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि Understanding आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप क्या देना चाहते हो अपने साइड से. ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है कि ऐसा भी हो सकता है. कैन यू प्लीज ऐड अकॉर्डिंग टू मी. अकॉर्डिंग टू मी ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है. फॉर एग्जांपल मैं शायद तुम्हारे लिए अच्छी हो सकती हूँ और किसी के लिए बहुत ख़राब भी हो सकती हूँ. तो इंडिविजुअल के सारे फेस होते हैं कि किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा. कोई इंसान बिल्कुल सही भी नहीं होता और कोई इंसान बिल्कुल गलत भी नहीं होता. तो कोई किसी के लिए शायद ऐसा हो सकता है कि हमेशा चीटिंग करता रहे, या फिर किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद को चेंज करे. तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है. इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. हाँ, अगर चाहता है तो चेंज होगा, नहीं चाहता या फिर उसे ऐसा नहीं लग रहा कि ये सही है या गलत है, तो वो डिपेंड करता है इंसान पे कि उसकी मेंटलिटी कैसी है. सो द नेक्स्ट मिथ इज, जहाँ पे जेलसी होती है वहाँ पे ट्रू लव होता है. देखो एक्सेस में हर चीज़ खराब है. थोड़ी बहुत जेलसी तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी अपने पार्टनर से. हो ही नहीं रही तो भाई गड़बड़ है उसमें. क्या हो रहा है उसको. कुछ तो गड़बड़ है. ठीक है. और Like partner की है कि नहीं है. एक्सेसिव जेलसी क्या शो करता है कि ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे के ऊपर. तो अति हर चीज़ की हानि है. तो एक लिमिट तक जेलसी इट्स गुड. इट्स ऑल्सो ग्रीन फ्लैग. तो क्या जेलसी होने से आप कह सकते हो दैट द पर्सन इज ट्रूली इन लव विद यू. हाँ, और द पर्सन, ये एक साइन है. ये पूरी तरह नहीं डिफाइन करता कि वो पसंद करता है. मेरी बेस्ट फ्रेंड अगर किसी और के पास जाएगी तो मुझे थोड़ी जेलसी होगी. इसका मतलब मेरे को जिंदगी भर उसके साथ रहना, ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, थोड़ी बहुत होती है. जैसे प्यार करते होती है, मम्मी भी करती है अगर किसी और से ज्यादा, तो हमें जेलसी होती है ना कि क्यों, हाँ क्यों कर रही है मम्मी इनके साथ. तो उसी तरह ये एक तरीका है या एक पॉइंट है कि जो शो करता है कि हम प्यार करते हैं. लेकिन जेलसी तो उनको भी होती है जो बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, जो बहुत नार्सिसिस्टिक होते हैं. दे आर लाइक कि तू जा क्यों रही है उसके पास. आई एम फीलिंग जेलस. वही कह रही हूँ ना. तो इतना एक्सेस में जेलसी होना तो वो तो फिर ट्रस्ट इश्यूज आ गया ना कि उस बंदे को ट्रस्ट ही नहीं है. वो तो टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है फिर. हाँ, थोड़ी बहुत जेलसी हो ना कि मैं किसी के साथ हूँ, मेरा पार्टनर मुझे बोले मुझे चलो नहीं, क्यों जा रही थी ऐसे में, फिर वो उस चीज़ में आ जाता है. ओके, सो नेक्स्ट में हमारे पास है लव शुड कंप्लीट यू. डॉट. फुल स्टॉप. ऐसी बात तो नहीं है कि मतलब हमारी अब सोशल बीइंग के अंदर हम किसी सिर्फ एक पर्सन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते कि वो हमें इतनी कैपेबिलिटी रखे कि हम सिर्फ वो एक पर्सन हमें कंप्लीट कर सकता है. हमारे नीड्स जो हैं वो हमारी फैमिली से भी होती हैं. मतलब पेरेंट्स, हाँ पेरेंट्स हो गए, हमारा खुद का करियर भी होता है. क्योंकि मतलब एक पॉइंट ऐसा भी होता है जहाँ हमें अकेले रहना भी पसंद है कि कभी कभार हम खुद को टाइम देते हैं, मूवी देखने जाते हैं, अकेले जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं. तो खुद का टाइम भी इम्पॉर्टेंट होता है, फैमिली का टाइम भी इम्पॉर्टेंट होता है. हमारी लाइफ में जो हर एक मेंबर है वो थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करता है हमारी हैप्पीनेस के लिए. हम खुद भी वही रोल प्ले करते हैं कि हम खुद को भी खुश रखते हैं, दूसरे लोग भी थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करते हैं. लेकिन कोई एक पर्सन हमारी सारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता या हमारी लाइफ को कंप्लीट नहीं कर सकता वो. और इतनी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं करनी चाहिए कि वो फुलफिल करेगा, क्योंकि किसी इंडिविजुअल में इतनी पावर नहीं है कि वो किसी सारी ही नीड कि वो एक अकेला इंसान अपने आप की नीड्स जमा खुद की भी लाइफ है और आपकी भी लाइफ है. तो एग्जैक्टली एक इंसान अपने खुद की नीड संभालने के लिए आया होता है. तो अगर उसे दो के संभालनी पड़ गई तो ना प्रेशर देना उसको कि मेरी सारी ही नीड. प्यार में बर्डन डालना थोड़ी होता है, फ्री छोड़ना होता है. और एक चीज़ और ये है कि क्या थी, इट्स ओके, अपना ही पॉडकास्ट है. जैसे कि मूवीज़ ने दिमाग ख़राब कर रखा है कि मेरा जिसको मैं प्यार करती हूँ वो कुछ नहीं करता लेकिन मैं फिर भी उसके साथ रहूँगी, या ये सब बकवास होता है. प्यार से आप एक दूसरे को खाना नहीं खिला सकते, प्यार से आप एक दूसरे के अच्छे कपड़े नहीं पहना सकते. तो करियर होना भी बहुत ज़रूरी है, अच्छा वेल सेटल होना. आप टाइम दे सकते हो, चाहे आपको 10 साल लगे उसके लिए. अगर आप इतना प्यार करते हो तो 10 साल वेट कर लो जब तक आप एक दूसरे मतलब अपने करियर में अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते. देन यू शुड टेक अ फॉरवर्ड स्टेप मैरिज, क्योंकि मैरिज के बाद बच्चे भी होते हैं, उनकी लाइफ भी बेटर बनानी है, फैमिली बनती है. सारे फैक्टर देखने चाहिए, किसी एक फैक्टर पे सारा कुछ डोमिनेट नहीं हो सकता कि सिर्फ पैसे पे ही सारा कुछ चले या फिर सिर्फ प्यार पे ही सारा कुछ चले. ये नहीं होता, देखना पड़ता है दोनों चीज़ें, सारी चीज़ें इक्वल बैलेंस रखनी पड़ती है. सोसाइटी एक बार बोल दो कि भाई सोसाइटी से फ़र्क नहीं पड़ता, पर फ़र्क पड़ना चाहिए, तुम्हें सोसाइटी में रहना पड़ेगा. और यूँ होता है ना कि
करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्यार नहीं। मेरे हिसाब से दोनों इंपॉर्टेंट है। जितना पैसा या जितना खाना करियर इंपॉर्टेंट है, उतना जिसके साथ लाइफ बितानी है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है। इमोशनल सपोर्ट चाहिए, सारी तो चीज़ों की दोनों एक लिमिट होती है। चीज़ें ही लाइफ में इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे हो सकता है। थोड़ा पैसे से याद आया, बट योर आप लोग के गोल्ड डिगर्स के बारे में क्या व्यूज़ है? क्या गोल्ड डिगिंग जैसी चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है? करती है। देयर आर टू गाइज, बोथ आर एब्सोल्युटली लविंग टू यू। एक के पास ज़्यादा पैसा है, एक के पास उतना पैसा नहीं है। व्हाट वुड यू चूज? एक के पास ज़्यादा पैसा है, एक के पास ज़्यादा नहीं है। मेरे हिसाब से मैं उनमें से किसको पसंद करती हूँ? दोनों को। नहीं मतलब एक कहना क्या चाह रहे हो? मेरा पार्टनर ज़्यादा कमाता है, मैं कम कमाती हूँ, ऐसा कुछ? नहीं तेरे सामने 2 लड़के हैं, उनमें से एक ज़्यादा कमाता है, एक कम कमाता है, तो हम किसे अप्रोच करते हैं? मतलब हम किसे प्रेफर करते अगर हैं? ये अरेंज मैरिज है तो ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे वाले के पास जाऊंगी, ठीक है। अगर मैं पसंद करती हूँ इंसान को कि कम कमा रहे, तो भाई मेहनत कर लूँगी, मैं कमा लूँगी, मैं खिला दूँगी, पर कमाना चाहिए। यूँ ना हो कि बेरोजगार बैठा है, मेहनत करे, पैसा आ जाएगा। मेहनत करने से पैसा आ जाएगा, मेहनत करने के लिए रेडी रहो। मतलब अगर हम खुद पसंद कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारी मेंटल पीस, हम खुश किसके साथ ज़्यादा रह रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल नीड्स तो हम खुद भी पूरी कर लेंगे। और अगर वो नहीं कर रहा तो उसको हम इतना मोटिवेट और इतना कर सकते हैं कि तू कर। अगर इतना अंडरस्टैंडिंग है, इतना मैच्योर्ड है वो बंदा, तो वो करेगा। हाँ, तो वो करेगा और उसको ग्रो करवा सकते हैं। एक दूसरे को, वही है, कपल एक दूसरे को ग्रो करवाने के लिए होते हैं। ग्रोथ एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है रिलेशनशिप के अंदर। करेक्ट। सो एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। ये क्वेश्चन इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो होती है यूजुअली, जो बहुत लंबी चलती है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, उससे ऊपर हो गई, वो ढेर सारे इवोल्यूशंस के थ्रू जाती है। लाइक इंसान बहुत तरीके से ग्रो करते हैं, हम लोग बदलते भी हैं, हर कोई चेंज होता है। पहले हम टीनेज में थे, अब हम एडल्टहुड में आ गए हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है समाज के अंदर। तो ड्यूरिंग दैट फेज ऐसी क्या की एलिमेंट्स हैं जो इस ट्रांजिशन के अंदर हमें नेविगेट कर सकते हैं कि हमारा रिश्ता भी स्ट्रॉन्ग रहे, हमारे बीच लव भी उतना ही रहे, और हम सोसाइटी के अंदर अपना नया रोल भी ठीक से ऑक्यूपाई कर पाए? हमारे टीचर ने एक चीज़ सिखाई थी कि जो भी रिलेशनशिप में तुम हो, हर एक रिलेशनशिप को एक आइडियल तरीके से देखो और ट्राई करो कि तुम उसे आइडियलाइज करो, प्रायोरिटी दो, और जितना तुमसे हो सके उतना उस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालो। ये चीज़ फर्क पड़ता है कि तुम लॉन्ग लास्टिंग तक रिलेशनशिप में उसी इफेक्ट के साथ रहो, सारी चीज़ों में अचीव करो। लाइक आइडियलाइज करो रिलेशनशिप को। एक ये भी मैं मानती हूँ कि आपने बोला लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में क्या की एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो एक चीज़ ये होती है कि आजकल की यूथ को ऐसा लगता है कि जो एक्साइटमेंट और बटरफ्लाइज फीलिंग्स होती है, दैट इज़ द साइन ऑफ ट्रू लव। बट एक टाइम के बाद अगर आपके बीच में कंफर्ट लेवल आ जाता है, वो सब चीज़ें होती है टेम्परेरी बेसिस पे। तो उन चीज़ों को समझना चाहिए कि दीज फीलिंग्स आर ओनली फॉर टेम्परेरी बेसिस। जो कंफर्ट लेवल है, जो उसके साथ सुकून मिलता है, वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि कुछ लोग उस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो कि गलत फहमी डाली हुई है हमारी मूवीज़ ने और ये सब चीज़ों ने। प्रायोरिटीज आपके अकॉर्डिंग? मेरे लिए अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सबसे पहले तो चलाना ही है, तो उस टाइम पे उसके बारे में सोचो जब आप इनफ मैच्योर हो। मतलब अगर आपको लगता है ना कि आपने खुद मैच्योरिटी लेवल गेन कर लिया, तो आप उस रिलेशनशिप में आओ। लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में सोचो, मतलब रिलेशनशिप में आना, तो उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में सोचो कि अब मैं मतलब रेडी हूँ मैं रिलेशनशिप में आने के लिए। और जब भी आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आते हो, मतलब आप सीख करते हो उसके साथ कोई फ्यूचर मैरिज सीख करते हो, तो आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि जो हमारा एक दूसरे के साथ वो मतलब कम्युनिकेशन का जो टाइम है वो स्पेसिफिक रहेगा, और जो हमारा पूरा दिन है बाकी का, उसके अंदर हमारी जो बाकी एक्टिविटीज़ है, जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, हम उन पे ध्यान दे रहे हैं। मतलब कि एक फिक्स टाइम हमने सेट किया है कि 1 घंटा 2 घंटा जो दिन में हमारे पास फ्री हैं, हम उसी के अंदर एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे या एक दूसरे के बारे में सोचेंगे।
और बाकी टाइम जो है वो हम हमारी बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों के अंदर लगाएंगे। क्योंकि अगर हम पूरी तरह से अपने पार्टनर के अंदर इंडल्ज हो रहे हैं और हम अपनी बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, तो वहाँ पे तो वैसे भी डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम मतलब इनफ मैच्योरिटी लेवल फिर हम गेन कर ही नहीं पाए हैं कि भाई हम अब बाकी चीज़ों को बैलेंस लेके नहीं चल रहे, तो हर एक चीज़ को बैलेंस में लेके चलेंगे और क्लियर होंगे अपने पार्टनर के लिए, अपनी पार्टनर की फीलिंग्स के लिए, तो ही वो लॉन्ग डिस्टेंस चल सकता है। क्लैरिटी बहुत जरूरी है इसमें। एक प्रायोरिटीज होनी चाहिए एंड आपको क्लियर होना चाहिए दोनों चीज़ों को लेकर। सो एंडिंग क्वेश्चन है हमारे आज के 3 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। सबसे पहला तो है सबसे पहला का तीनों एक ही क्या है, एडवाइस दो उस इंसान को जो कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है राइट नाउ। सपोज उसको 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, लॉन्ग डिस्टेंस नॉर्मली इतना हो जाता है, तो 3-4 साल में हमें क्लियरिटी भी हो जाती है कि हम इससे आगे भी चलाएंगे। अब अगर यहाँ तक चीज़ें अच्छे से वर्कआउट की है ना, मतलब आपके बीच में कम्युनिकेशन भी अच्छी है और आप एक दूसरे को अच्छे से समझते भी हो, टाइम एप्रोप्रिएट टाइम दे भी रहे हो, तो इसी वजह से आपका इतना जो है वो चल पाया है। और आगे भी मतलब एक की एस्पेक्ट किसी भी रिलेशनशिप में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो हमारी ओपन कम्युनिकेशन ही होती है, सारी की सारी चीज़ें उससे सॉल्व हो जाती हैं। तो मेरे लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वही है कि मतलब कम्युनिकेट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं कम्युनिकेशन लैक कर रहा है तो वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाती है। फिर कम्युनिकेशन पे ध्यान दो और कम्युनिकेट करो चीज़ों को प्रॉपरली। ग्रेट। अब ऐसे लोगों की एडवाइस दो जो कि इस जोनरा में नए नए आए हैं, जो अपनी जर्नी भी स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप, वो किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, अभी उन्हें अब तक मिला नहीं है, दे हैवंट फाउंड द स्पेशल वन, मतलब अभी तक वो रिलेशनशिप में आए नहीं है, वो सीख कर रहे हैं, सीख कर रहे हैं, ढूंढ रहे बंदा। आप उनको क्या एडवाइस दोगे? मेरे हिसाब से ढूंढने से चीज़ें नहीं मिलती है। हाँ, मतलब ढूंढो मत कि मुझे प्यार चाहिए तो नहीं मिलेगा। जस्ट हैव पेशेंस, जो राइट वन आना होगा वो आएगा, आपको क्लिक कर जाएगा कि हाँ ही और शी इज़ द राइट वन फॉर मी। आप जो किसी के साथ कभी कभी क्या होता है, आप किसी इंसान के साथ आपको उसके लिए फीलिंग्स है, पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे नहीं था उसके लिए, और मैंने कुछ महीने रही, देन आई गेट टू नो कि हाँ पहले हम दोस्त बने और फिर मुझे लगा कि हाँ आना चाहिए, तो वो चीज़ें हो जाती है एकदम से। उस चीज़ को ढूंढो मत। मतलब अगर हम इंटेंशनल होंगे कि बॉयफ्रेंड बनाना है तो वैसे नहीं बनेगा रिलेशनशिप। वो बस गलती से ही किसी के लिए फीलिंग्स आ जाती हैं, और वो टाइम के साथ ही आती हैं। आप किसी के साथ रह रहे हो, शुरू में नहीं होती, बाद में आपको रियलाइज होता है कि फीलिंग्स थी, और फिर आपको पता लगता है कि हम रिलेशनशिप में रह सकते हैं। कि फॉल्स सिग्नल्स, हाँ मुझे कुछ हुआ, यही है बस। क्योंकि जब हम चाहते हैं ना बॉयफ्रेंड चाहिए, एक टाइम तुम गलत इंसान एनालाइज करो कि किस टाइप की फीलिंग्स हैं, क्लियरिटी दो खुद को, इंस्टेड ऑफ जाके अगर थोड़ा सा हिंट मिला तो जाके कन्फेस कर दो। नहीं, एक बार थोड़ा खुद को एनालाइज करो कि ये सिर्फ एक बटरफ्लाई है या फिर लॉन्ग लास्टिंग की फीलिंग्स हैं। तो डिफ्रेंशिएट करना सीखो, क्योंकि बहुत सारे इस जनरेशन में बहुत सारे लोगों को सिर्फ ये होता है कि फटाफट हो जाए चीज़ की, अच्छा थोड़ी सी फीलिंग आई, अच्छी लगी, ठीक है तो बोल दो। फिर ऐसे नहीं होता, एक बार खुद को एनालाइज करो, खुद को समझो, वो ज़्यादा बेटर है। चीज़ों को फ्लो की तरह जाने दो, क्योंकि तभी आप रिलेशनशिप को तुम आगे ले जा सकते हो अगर तुम खुद को समझते हो। जल्दबाजी मत करो, जस्ट गो विद द फ्लो, सब होएगा। और जिन चीज़ों को ढूंढो, ना ज़्यादा खींचो और ना ज़्यादा छोटा रखो। ये एडवाइस हमारे अगले वालों के लिए होने वाली थी जो ढूंढ चुके हैं बट नए नए आए हैं। थोड़ा उसके बारे में और बताओ कि लाइक इंसान में रेड फ्लैग्स कौन से होते हैं देखने की स्टार्टिंग में, कि अगर आप इनिशियली ऐसे पर्सन को अवॉइड कर सको जो कि आगे चल के आपको हर्ट करेगा, ऐसा कुछ स्पेशल दिखता है। नॉर्म्स तुम खुद के लिए बनाते हो, रूल्स सोसाइटी को देख के नहीं कि मुझे ये चीज़ें उसमें चाहिए और ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैसे वही बात है, डिफ़र करते हैं। तो वो नॉर्म्स अगर वो तोड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ों का तुम बोलते हैं कि मर के भी कुछ चीज़ों का अपोज करते हो और वो इंडिविजुअल वही करता है, तो वो रेड फ्लैग है और वैसे बंदे के लिए नहीं जाना चाहिए। इंसान जो एक जर्नी पे है, अपनी रिलेशनशिप की बिगिनिंग पे है, एब्सोल्युटली नया नया आया है, तेरी गलती नहीं है। वो नई के लिए पूछ रहा है। नहीं, जो भी एंटर भी नहीं हुआ, जो बिल्कुल लाइक 15-16 की उम्र में है, मतलब वो 19-20 साल का भी हो सकता है, 19-20 साल का भी हो सकता है यार, लाइक जिसने अब तक एक्सपीरियंस ज़रा भी नहीं किया इस चीज़ को,
उस इंसान के लिए आप क्या एडवाइस देना मैं यही चाहोगे? कह सकती हूँ, एक फैंटेसाइजिंग वर्ल्ड में ना रहे वो, कि जो फिल्मों में देखा है वही होता है प्यार। नहीं, ऐसा नहीं होता कि सब शुगर कैंडी मतलब बहुत अच्छा जाएगा, यही होता है प्यार में कि वो जो मैं बोलूँगी वो करेगा, या मेरे लिए वो रोजेज लेके आएगा, चॉकलेट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एक फैंटेसी वाली वर्ल्ड में मत रहो। बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स और बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, उन चीज़ों को सॉल्व भी करना होता है। अगर आप उस चीज़ों को हैंडल करने के लिए रेडी हो तो ही आप रिलेशनशिप सीख करो। मीन्स आप रियलिटी से अटैच रहो एक तरीके से। बिकॉज आज के टाइम में कोई भी स्टार्टिंग में बिल्कुल पैसिव बन के या फिर मीठा मीठा बोल के कैन गेन अवर ट्रस्ट, लेकिन विद द टाइम हो सकता है वो अपने असली रंग दिखा दे वहाँ पे कि मैं एक्चुअल में ऐसा हूँ, स्टार्टिंग में तुमने मुझे गलत ले लिया था। सो उस चीज़ से बचने के लिए बी इन टच विद रियलिटी। इतना जल्दी किसी पे इतना ट्रस्ट मत करो। ग्रेट। सो जो रिलेशनशिप में आ चुके हैं ऑलरेडी, नए नए आए हैं, उनके कुछ न्यू न्यू पार्टनर्स बने हैं, 1 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया है, 3 महीना हो गया है, अब धीरे धीरे उनका जो हनीमून फेज होता है रिलेशनशिप का वो जा रहा है, धीरे धीरे अट्रैक्शन कम हो रही है पार्टनर के लिए, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? अट्रैक्शन कम हो रही है? आई मीन कम नहीं हो रही, बट जो इनिशियल फेज में होती है उस लेवल की लेवल तक ही नहीं रही। वो अब धीरे धीरे होती है। मतलब जब आप शुरुआत में आते हो, वैसे जब कोई फर्स्ट केस या कोई भी फर्स्ट टाइम पे चीज़ होती है, तो उस टाइम जो फीलिंग्स होती है, जब आप 2-3 बार कर चुके होते हो तो वो नहीं रहती, वो एक कंफर्ट आ जाता है उसके अंदर। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो फीलिंग्स नहीं रहेगी, ये फीलिंग्स टेम्परेरी बेसिस पे होती है। अब मेरे साइकोलॉजिस्ट थे, एक्साइटमेंट कम हाँ, हो जाती है। एक्साइटमेंट कम हो जाती है, जस्ट कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। हमारे साइकोलॉजिस्ट ने भी यही बोला था कि अरेंज मैरिजेस होती है, उसमें पहला साल बहुत अच्छा जाता है या कुछ महीने बहुत अच्छे जाते हैं कि दोनों बहुत एक्साइटेड होते हैं, अच्छा फील कर होते हैं, लेकिन रेस्ट के जो बाकी साल होते हैं ना, वो उन दोनों के नेचर, उन दोनों का अंडरस्टैंडिंग, कितने रिस्पेक्ट, कितना एक दूसरे को समझ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि एक दूसरे की आदत हो जाती है, एक दूसरे के बीच में कंफर्ट आ जाता है, तभी लाइफ टाइम रिलेशन चलता है। हमेशा स्पार्क वाली चीज़ें नहीं रहेगी, लाइफ टाइम नहीं चलती। एक कंफर्ट आता है और एक दूसरे के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इमोशनल बॉन्ड और फाइनेंशियल सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हमारा पॉडकास्ट यहाँ पे एंड होता है अभी के लिए। आप लोगों से 2 क्वेश्चंस और पूछना चाहेंगे हम लोग एट द एंड। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आके कैसा लगा हमारे साथ? गोली देती यार, नहीं बताते, बता दो प्लीज। अच्छा लगा, न्यू एक्सपीरियंस था। अपने फीलिंग्स को शेयर करके काफ़ी अच्छा लगा। वेरी प्रोफेशनल तरीके के साथ। बहुत प्रोफेशनल तरीका बहुत था। प्रोफेशनल तरीका था, किसी ने दरवाजा नहीं खटकाया था। किसी ने दरवाजा खटकाया ही नहीं, कोई क्लास में आया ही नहीं है। इन दोनों के पॉइंट्स ऑफ व्यू, मतलब इनके पॉइंट्स सुन के कुछ चीज़ें क्लियर भी हो गई है, जो चीज़ें मतलब इनको भी हुई होगी, पर्सनली भी काफी अच्छा लगा। हाँ। और मतलब ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें बैठ के डिस्कस करने चाहिए, बट हम करते नहीं हैं। जनरली भी करने हाँ, चाहिए। जनरली करने चाहिए। काइंड स्टिग्मा है इस चीज का, इतना बात इस टाइप के टॉपिक हम कभी कभी सोचते हैं पर वो एक्सप्रेस नहीं करते, बताते नहीं, क्योंकि वो होता है ना कि एक लिंकेज ढूंढते हैं कि एनवायरनमेंट हो ऐसा वहाँ जहाँ पे प्रेजेंट कर सके इस टाइप तो ये का। appropriate topic नहीं environment चलता। था। हाँ, तो एनवायरनमेंट सही था। मतलब ये एनवायरनमेंट थोड़ा बंधन वाला था एक हिसाब से, ये हमें ये करना है। हमें तो करना ये है। क्योंकि एक बार हमारे यहाँ पे बाहर से साइकोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने कहा था कि ये प्यार में बंधन होना भी जरूरी है कहीं ना कहीं। तो इसमें सब लोग इतना एग्री करते हैं, एक लेवल ऑफ बंधन, लिंकेज, कनेक्शन कहना चाह रहा तू? कनेक्शन है, मतलब बंधन, ऑब्वियसली कनेक्शन तो होना ही चाहिए। मतलब किस टाइप का कनेक्शन? कनेक्शन मतलब है कि जैसे कि हमारा सेक्रीफाइस है, एक बंधन का रूप भी तो है। तो वहाँ पे वो सेक्रीफाइस भी आएगी और दूसरी चीजें भी आएगी, वो चीज जो हमें जोड़ेगी एक दूसरे से। फ्रीडम का मतलब क्या आपके हिसाब से रिलेशनशिप के अंदर? एक दूसरे को फ्री छोड़ दो, एक दूसरे को डोमिनेट मत करो कि तू ये कर, तू वो कर, क्योंकि मैं उसको कहूँगी कि तू मेरे लिए चेंज हो, वो उस चीज़ से अच्छा है कि सामने वाला पार्टनर खुद अपनी मर्जी से चेंज हो और वो हैप्पीली चेंज हो। अगर उसकी कोई बुरी आदत है, शायद बंधन का और कनेक्शन का ये भी मीनिंग हो सकता है, फ्री तो छोड़ो, बट ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहा है और आप तुम यूँ ठीक हो, ठीक है भाई, उसकी चॉइस है, उसकी विशेष हैं, ऐसा नहीं होता। उसे एटलीस्ट ये बताओ कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, उसके ऊपर थोपो मत, बट एटलीस्ट उसको अपने थॉट्स बताओ और क्या चीज़ सही गलत में डिफरेंशिएट बताओ। उसको ये बर्डन मत करो कि तू मुझे खुश रख, यू हैव टू मेक मी हैप्पी। इस तरह का बर्डन डाल देते हो तो फिर ये बहुत बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दूसरों को दे दी, क्योंकि हम भी खुद रिस्पॉन्सिबल है हमारी हैप्पीनेस के लिए।
हम ही रिस्पॉन्सिबल हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलो SBI में जाके टाका मारते हैं, वैसे ही कमी हुई है। चल चल और कोई क्वेश्चन? हाँ, आपने बीच में एक चीज़ बोली थी रिलेशनशिप्स के अंदर, क्या था मैं ध्यान नहीं आ रहा, अभी एंड में ही बोली थी आपने इसकी बात के ऊपर। नहीं, अपनी बात, हाँ अपनी बात आप सामने वाले के सामने रखो कि यू हैव टू चेंज। वो आई थिंक बोलना चाहिए आपको आगे से। इफ़ यू आर बीइंग अनकंफर्टेबल, कोई आपको दिक्कत हो रही है, सो उस चीज़ को एक मैच्योर वे के बता अंदर, सकती हूँ, उस पे थोप नहीं सकती। तू कर हाँ, कर थोप- कर, वो थोपना उसके नहीं है, खुद के थोपना मन से आने चाहिए कि हाँ, उसे समझना चाहिए कि हाँ ये चीज़ गलत है तो मैं करूँगा चाहिए। या उसके अंदर वो चीज़ आती है, सामने वाला कई बार खुद से नहीं समझ पाता कि हमारी क्या नीड्स है उस टाइम पे। सो वी नीड टू लाइक टेल देम दैट आई एम बीइंग अनकंफर्टेबल इन दिस सिचुएशन, कैन यू डू दिस। अगर अगला पर्सन चेंज करने को राजी है सो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, वो चीज़ आती है। सो ख़त्म करते हुए एक हमारा लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना है हमें आपसे। रेट अस आउट ऑफ 10। मेरे को ये क्वेश्चन तुम मुझसे पूछ रहे, रेट अस आउट ऑफ चलो पहले आप करो फिर हम करेंगे। किस बेसिस पे रेट करें? तो क्वेश्चनिंग जो तुमने पूछी उसके जैसा आपका मन करे। तुमने क्वेश्चंस काफी अच्छे पूछे थे, तो आउट ऑफ 10 आई विल गिव। पॉडकास्ट में हमने हम दोनों को पूछा है यार। नहीं, मैं क्वेश्चन ये क्या प्रश्न नहीं हो रहा? तुम दोनों हो गया। तुमने तो जस्ट क्वेश्चन बनाया, उसकी मेहनत पे मैं तुम्हें रेट कर सकती हूँ। तुमने जिस तरह बोला, तुमने स्टाइल से बोला, उस पर थोड़ी रेट करूंगी मैं। चलो दो क्वेश्चन आप जिस तरीके से आपको दरकार है। नहीं, स्टाइल के लिए भी, क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए भी, और मतलब ऐसे बोलने के तरीके के लिए भी, जितना ऑफिशियल ऐसा लग रहा था उसके लिए 9 और 10। हाँ, क्योंकि 8.5 मैं भी 9 आउट 10, क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन पूछते हो तो एक कंफर्ट जोन भी होना चाहिए, जो कि तुमने प्रोवाइड किया था। टाइम प्रोवाइड किया था, कंफर्ट जोन प्रोवाइड की थी और ओपननेस शो की थी, तो उसके बेस पे तो ऑब्वियसली 8.75। 8.75। एक पॉइंट इसलिए गाड़ी ने पंखा नहीं चलाया। अगली बार ऐसे ही बुलाएंगे। नहीं, 10 और 10 तो इसलिए नहीं कि हर एक चीज़ कोई परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकती। हमें और अच्छा करना चाहिए। इतनी अच्छी लाइन बोली थी, बुलेट ने काट दी। बोलो, अभी भी है। जाइए भाई, ये बुलेट वाले ना सारे ऐसे ये तो होते हैं। बिजी है। दुनाली। क्या कर रहा है? आप भी ने कितना रेट करोगे जिससे उन्होंने आंसर करे? आंसर तो आपने बहुत अच्छे तरीके से करे, बस मैं आपको 8.5 दूंगा। जो आप गोरिल्ला की तरफ बालों में जुए निकाल रहे थे और बाल गोल, अरुणा कर रही थी, वो जुए नहीं थे, मैं हेल्प कर रही थी एज ए फ्रेंड। कुछ वाइट था। ओके, जो आप व्हाइट जुए निकाल रहे जुए वाइट नहीं होते, ब्राउन होती है। जनरल नॉलेज ही नहीं है। जो कि यहाँ बैठे हो। तो 10 में से 10 दे। तुम बताओ तुम। हाँ बच 7 से नहीं चाहिए, 7। मैं दुनाली। सबको 7 दे। 7 क्यों? तीनों का 7। क्यों? थोड़ा सा आपका वेल एटीट्यूड प्रोफेशनल था, आपने अच्छे से बात की, इंस्टेंटली ओपन अप नहीं हुए, विच वाज एक्सपेक्टेड, बट काइंड थोड़ी सी कमी रह गई बोलने में। ठीक है, आइंदा से मैं नहीं आऊंगी। इस बात से एग्री चल कर। कर ले 9। ये तुमने मेन पॉडकास्ट का सिस्टम तोड़ दिया यार। अपनी बातें आगे रखो, समझो। भाई पहली बार था, नहीं हो पाया इतना, दूसरी बार आएंगे और तुम भी बोल समझो, इट्स ओके, क्रिटिसाइज 50-50 ओपन कम्युनिकेशन। दोनों साइड झुक जाए। तुमने ऐसे क्वेश्चन एकदम ओपन वाले पूछे नहीं। हाँ नहीं जी, तुमने इसने बहुत तो safe वो side तो पे पूछे थे यार। नहीं, open कुछ question नहीं हाँ, करे। open थे। तो हमने भी ओपन ही आंसर दिए। चल ठीक है यार। यूं थोड़ी था हाँ नाम है। मेरे तो 9 है ना। होते होते हैं। 9। नो कोई नंबर नहीं। आइंदा ये होगा तो मैं नहीं आऊंगी। ये वाले, चलो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फुल 15 आगे मेरे बारे में सारी निकालने को हो रही है तेरे को। चलो गाइस, तो पॉडकास्ट हम एंड करते हैं।